राघव के सामने एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के ऊपर घनी और पतली भौहें थीं। उसकी गोरी त्वचा पर हल्का गुलाबीपन छाया हुआ था और उसके होंठ चेरी के पंखुड़ियों की तरह गुलाबी और मोहक थे। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहराते हुए गिर रहे थे। जब उसने राघव को अंदर आते देखा तो उसकी आंखें हल्के संकोच से झपक गईं। नजरें मिलीं और राघव कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह युवती किसी कल्पना की दुनिया की परी की तरह लग रही थी। उसकी उपस्थिति से कमरे में एक अजीब सी रौनक भर गई थी। राघव अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था, मानो उसे समय ने रोक दिया हो। लड़की ने झिझकते हुए नजरें झुका लीं और धीरे धीरे पीछे हट गई। तभी पास खड़ी रोहिणी ने एक प्यारी सी झिड़की दी। राघव, क्या कर रहे हो? सीमा को बधाई दो, वह तुम्हारी होने वाली दुल्हन है। दुल्हन शब्द सुनकर राघव के चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ी हिचकिचाहट का मिश्रण उभरा। ऐसा लगा जैसे उसने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी। अपनी मां की तीखी नजरों से बचने के लिए उसने झुककर कहा, नमस्ते सीमा जी। सीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लज्जा का संगम दिखा। वह थोड़ा पीछे हट गई और आंखें झुका लीं। उसकी नाजुक पलकें हल्की सी कांपीं, मानो कुछ कहना चाह रही हों, लेकिन शब्द उसके होंठों तक पहुंचने से पहले ही थम गए। रोहिणी ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, तुम और राघव थोड़ी देर बात करो, मैं चाय पकौड़े बना लाती हूं। कहकर वह रसोई की ओर चली गई। कमरे में अब सिर्फ राघव और सीमा रह गए। राघव ने पहली बार किसी इतनी खूबसूरत और मोहक महिला से अकेले सामना किया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। कुछ क्षण की खामोशी के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, कृपया बैठिए। सीमा ने उसकी बात मानते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हम यहां से बाहर जा सकते हैं? राघव थोड़ी उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए सहमति दे दी। दोनों शर्मा एस्टेट से बाहर निकलकर एक शांत जगह की ओर बढ़े। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर सीमा ने अपने दुपट्टे के कोने से एक छोटी सी सील निकाली। राघव ने उसे देखते ही पहचान लिया। यह एक सम्मन अनुबंध था, जिसे केवल 20 टैमर्स इस्तेमाल कर सकते थे। सीमा ने मंत्र पढ़ते हुए सील को खोल दिया। तभी हवा में कंपन होने लगा। कुछ ही क्षण में एक विशाल शेर चील, जिसका सिर शेर का था और शरीर बाज का, वहां प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई 10 मीटर से भी अधिक थी। उसके आसपास एक राजसी आभा थी जो किसी को भी हतप्रभ कर सकती थी। राघव ने यह दृश्य देखा तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसने केवल किताबों में इस प्राणी के बारे में पढ़ा था। यह शेर चील, जो दूसरे दर्जे का जादुई जानवर था, अपनी पूर्ण शक्ति में नहीं था, लेकिन फिर भी वह साधारण साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह विशाल जानवर सीमा के सामने आश्चर्यजनक रूप से विनम्र था। उसने चुपचाप सिर झुकाया और जमीन पर लेट गया। राघव की आंखों में अभी भी विस्मय था। सीमा की ओर देखते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, यह तुमने कैसे किया? सीमा ने उसकी ओर देखते हुए धीमे से कहा, यह कहानी लंबी है, लेकिन यह जान लो राघव, तुमसे मिलने का उद्देश्य सिर्फ शादी नहीं है। हमारे सामने कुछ ऐसा है जो तुम्हारी कल्पना से परे है। सीमा धीरे से शेर चील की पीठ पर चढ़ गई और मुस्कुराते हुए राघव की ओर देखा। उसने कहा, आओ ऊपर चढ़ो। राघव ने सीमा की ओर देखा। उसकी आवाज में हल्की सी जल्दी और गंभीरता महसूस हुई। थोड़ा झिझकते हुए उसने खुद को तैयार किया और धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश की। यह पहली बार था जब राघव किसी जादुई जानवर की पीठ पर सवार हो रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके मन में एक अजीब डर था कि कहीं यह जानवर अचानक हिंसक न हो जाए। लेकिन जैसे ही शेर चील ने अपने विशाल पंख फैलाए और उन्हें हवा में ले उड़ा, उसकी घबराहट चरम पर पहुंच गई। हवा में एक तेज झटका महसूस होते ही राघव का संतुलन बिगड़ गया। वह लगभग गिर ही पड़ा था, लेकिन तभी सीमा का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। उसके हल्के और गर्म स्पर्श ने उसे सहारा दिया। संभलने के बाद राघव ने झिझकते हुए कहा, माफ करना, मैं थोड़ा नया हूं इसमें। सीमा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में हंसी और थोड़ी दया थी, लेकिन तुरंत ही उसने अपने हाव भाव को संयमित कर लिया और सिर झुका लिया। शेर चील की उड़ान बेहद तेज थी। कुछ ही मिनटों में
वे शाही राजधानी से दूर होकर सूर्यास्त पर्वत की ओर जा पहुंचे। आसमान में डूबता हुआ लाल सूरज और उसके रंगों से नहाया हुआ पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत लग रहा था। पर्वत की चोटी पर उतरने के बाद दोनों चुपचाप खड़े रहे। सीमा ने राघव की ओर देखा, लेकिन राघव की नजरें राजधानी की ओर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद सीमा ने धीमे स्वर में कहा, राघव, मुझसे एक बात कहनी है। राघव ने अपनी नजर राजधानी से हटाई और बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम यहां शादी से बचने के लिए आई हो, है ना? सीमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी मंशा को बेधड़क पढ़ लिया हो। उसने अविश्वास भरे स्वर में पूछा, तुम्हें पहले से पता था? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मुझे अंदाजा था, और सच कहूं तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। सीमा ने हैरानी से पूछा, शुक्रगुजार? किस बात का? इस बात का कि तुमने मेरी मां के सामने कुछ नहीं कहा, तुमने उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाई, और इस बात का भी कि तुमने मुझे अपमानित नहीं किया। तुम्हारा यह कदम मेरे लिए एक बड़ा एहसान है। राघव की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मजोशी थी। सीमा ने कुछ पल तक राघव को ध्यान से देखा। उसने सुना था कि राघव का जीवन अब तक कितना कठिन रहा है। उसे लगा था कि वह क्रोधित होगा, उसे खरी खोटी सुनाएगा, लेकिन उसकी यह प्रतिक्रिया, यह मुस्कान कुछ और ही बयान कर रही थी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है सीमा। मैं जानता हूं कि तुम एक अद्भुत और सक्षम महिला हो। तुमने इतनी कम उम्र में ही दूसरे दर्जे के जादुई जानवर को साध लिया। मैं एक साधारण इंसान हूं। हमारी दुनिया अलग है और तुम्हारा इस शादी से बचने का निर्णय गलत नहीं है। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। राघव के शब्दों में एक अजीब सी सादगी और सच्चाई थी, लेकिन सीमा के दिल में अजीब सा दर्द उठने लगा। वह महसूस कर रही थी कि यह शांत और संयमी युवक पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सह चुका था। मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं अपनी मां को मना लूंगा कि यह शादी न हो। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि यह जल्दी हो जाएगा। यह कहते हुए राघव मुड़ा और चुपचाप नीचे की ओर जाने लगा। डूबते सूरज की रोशनी उसके पतले और अकेले से दिखने वाले शरीर पर पड़ रही थी, जो उसके दुख को और बढ़ा रही थी। सीमा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने होठों को अपने हाथों से ढक लिया, लेकिन उसके दिल में गहराई तक एक टीस उठ रही थी। सीमा चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें नम थीं। पीछे से एक कोमल आवाज आई, दीदी, अब जब तुमने सब कुछ कह दिया है तो बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन वह राघव, वह सचमुच बेहद उदास दिख रहा था। सीमा के पीछे खड़ी छोटी बहन का चेहरा भी गंभीर था। दोनों बहनें चुपचाप राघव को तब तक देखती रहीं जब तक वह पहाड़ के नीचे पूरी तरह से ओझल नहीं हो गया। उधर राघव का मन भारी था। उसकी चाल धीमी और थकी हुई थी। जब उसने सीमा को पहली बार देखा था तो उसका दिल एक अनजानी खुशी से भर गया था। सीमा किसी देवी की तरह दिखती थी, गर्व और सौंदर्य का प्रतीक। लेकिन उस खुशी को जल्द ही एक ठंडी निराशा ने घेर लिया। प्यार में पड़ने से पहले ही प्यार खो गया, राघव ने खुद से कहा। उसके भीतर की उदासी अब बेकाबू हो रही थी। उसका मन चीखने को कर रहा था। उसने हमेशा सब कुछ सहा था, अपमान, अकेलापन, दुख, लेकिन इस बार उसका दिल टूट चुका था। सीमा ने उसे सीधे तौर पर मना नहीं किया था। उसने बात को ऐसे मोड़ दिया था कि न ही उसका अपमान हो और न ही किसी का दिल दुखे। राघव यह समझ सकता था कि सीमा एक समझदार और दयालु महिला थी, लेकिन फिर भी उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था। मैंने उससे भीख मांगी होती तो शायद शादी हो जाती, उसने सोचा। लेकिन क्या ऐसा करना सही होता? क्या इसका कोई मतलब भी रह जाता? राघव ने गहरी सांस ली। नहीं, उसे जाने देना ही सही है। जब वह घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसकी मां रोहिणी उसके इंतजार में बैठी थी। उन्होंने उसे देखते ही सवालों की बौछार कर दी। क्या हुआ? तुम दोनों ने बात की? कुछ प्रगति हुई? सीमा क्या सोचती है? राघव ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां की उत्सुकता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार उसने सीधा सवाल कर दिया, मां, सीमा और मेरी शादी तय हुई कैसे, और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोहिणी का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उनकी आंखों में दर्द की झलक आई, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे छुपा लिया।
तुम्हारे पिता और सीमा के पिता बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने बताया। वे साथ जीने और मरने की कसम खाए थे। उन्होंने तय किया था कि उनके बच्चे अगर लड़के हुए तो भाई होंगे, अगर लड़कियां हुई तो बहनें, और अगर लड़का और लड़की हुए तो वे पति पत्नी होंगे। राघव ने गहरी सांस ली। आपकी पीढ़ी ने सपने देखे और दोस्ती निभाई, लेकिन अब जब बात हमारी पीढ़ी पर आई तो वह केवल बोझ बन गया है। मां, मुझे लगता है कि मैं और सीमा एक दूसरे के लिए सही नहीं है, राघव ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। रोहिणी चौंक गई। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मां, प्लीज भावुक मत होइए, राघव ने समझाने की कोशिश की। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमारी दुनिया अलग अलग है। सीमा मुझसे कहीं ज्यादा काबिल और अद्वितीय है, वह किसी और के साथ ज्यादा खुश रहेगी। लेकिन राघव यह सब कहते कहते रुक गया। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज हल्की कांप रही थी। नहीं, यह पागलपन है। सीमा जैसी खूबसूरत और गुणी लड़की मेरे लिए अनुपयुक्त कैसे हो सकती है? रोहिणी की आवाज गुस्से से भर गई। राघव ने गहरी सांस ली और संयम से बोला, मां, कृपया मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्यार में दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होती है। यह शादी आपके और पापा के निर्णय से तय हुई, लेकिन हमसे कभी पूछा नहीं गया। क्या यह सही है? तो क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? रोहिणी की आंखों में आंसू आ गए। वह अब तक राघव की बातों को समझ नहीं पा रही थी। राघव चुप खड़ा रहा। वह जानता था कि उसकी मां को सच्चाई बताना आसान नहीं होगा। तभी रोहिणी ने तीखे स्वर में पूछा, सच सच बताओ राघव, क्या यह सीमा है जो इस शादी से बचना चाहती है? राघव ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा एक बहुत अच्छी लड़की है। यह मेरी ही बात है। मुझे लगता है कि यह सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और मैं अभी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। रोहिणी ने उसे ध्यान से देखा। वह जानती थी कि उनके बेटे की बात में कुछ छिपा है, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह अचानक राघव को गले लगाकर रोने लगी। मां, इतना परेशान मत होइए। यह उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना आप सोच रही हैं, राघव ने धीरे से कहा। मैंने सोचा है कि अगर इस शादी को अभी रद्द कर दें तो शायद भविष्य में चीजें बेहतर हो सकती हैं। कौन जानता है, मैं अपनी मेहनत और योग्यताओं से सीमा का दिल जीत लूं। रोहिणी ने गहरी आह भरी। यह इतना आसान नहीं है बेटा। सीमा जैसी लड़की के पीछे न जाने कितने लोग होंगे। बिना इस शादी के अनुबंध के तुम्हारे पास मौका कहां से आएगा? लेकिन मां, मैं इसे जबरदस्ती नहीं करना चाहता। यह मेरी जिंदगी की सबसे अहम बात है। अगर यह प्यार से होगा तो ही यह रिश्ता सही मायनों में सफल होगा। रोहिणी ने लंबी सांस ली और बोली, तुम्हारी बात में दम है। यह तुम्हारी जिंदगी है और अब तुम समझदार हो गए हो। फैसला तुम्हारा ही होगा। धन्यवाद मां, राघव ने राहत महसूस की। इसके बाद रोहिणी उठी और अलमारी के ऊपर रखे एक पुराने लकड़ी के बक्से से एक कागज निकाला। उसे हाथ में थमाते हुए बोली, यह तुम्हारा विवाह अनुबंध है। अगर तुम सच में इससे बाहर निकलना चाहते हो तो इसे फाड़ दो। राघव ने कागज को हाथ में लिया और उसे देखकर ठिठक गया। उसके दिल में हलचल मच गई। सीमा जैसी खूबसूरत औरत को खो देना आसान नहीं था, लेकिन उसने कागज को फाड़ने का फैसला कर लिया। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से झांकने लगा था। सीमा ने देखा कि राघव विवाह अनुबंध लेकर वापस आ रहा है। हवा में ठंडक थी, लेकिन सीमा के भीतर हलचल तेज थी। वह जानती थी कि यह दिन आएगा, पर वह इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। राघव की मुस्कान में एक गहरी शांति थी। उसने अनुबंध उसे थमाते हुए कहा, यह लो, तुम एक दयालु लड़की हो। सीमा, मैं जानता हूं कि हालात कैसे हैं, लेकिन मैं तुमसे किसी भी तरह का गुस्सा नहीं रखता। सीमा का हाथ कांप रहा था। राघव के शब्द उसके दिल को छू रहे थे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव, मुझे माफ कर दो, उसने घुटी हुई आवाज में कहा। राघव ने उसकी आंखों में झांका और उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं है सीमा। अगर किसी को दोष देना है तो वो हमारे पिता हैं, वो दो पुराने दोस्त जिन्होंने हमारी जिंदगी को मजाक बना दिया। सीमा, जो अब तक रो रही थी, उसकी बात सुनकर हल्की हंसी रोक नहीं पाई। उसकी हंसी आंसुओं से भीगी हुई किसी वसंत के पहले फूल की तरह चमक रही थी। राघव उसे देखता ही रह गया। सीमा, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो।
राघव के मुंह से ये शब्द निकलते ही उसे पछतावा हुआ। उसने सोचा, यह क्या कह दिया मैंने। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की थी, लेकिन सीमा के सामने उसका आत्मनियंत्रण बार बार टूट रहा था। लेकिन सीमा ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। उसके गालों पर हल्की लाली छा गई और उसने अपनी आंखें हल्के गुस्से में घुमाईं। उस पल वह इतनी मासूम और खूबसूरत लग रही थी कि राघव के दिल में हलचल मच गई। राघव, अगर तुमने ऐसी खूबसूरत लड़की को खो दिया तो तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाएगा, उसने खुद से कहा। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया, नहीं, मुझे अब इसे जाने देना होगा। राघव ने उसके हाथ को हल्के से छोड़ा और अनुबंध उसके पास छोड़ते हुए बोला, सीमा, तुम्हें मुझ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं, लेकिन फिर भी तुम आई। मैं जानता हूं कि तुमने यह सब इसलिए किया ताकि मैं झूठी उम्मीदों में न रहूं। इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। सीमा के हाथ में अनुबंध था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। राघव, क्या तुम यह सब सिर्फ मुझे कम दोषी महसूस करवाने के लिए कह रहे हो? राघव मुस्कुराया, नहीं सीमा, यह सच है। अगर कोई दोष है तो वह समय और परिस्थितियों का है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। सीमा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू हल्के हो चले थे। वह जानती थी कि दोनों के लिए यह फैसला मुश्किल था, लेकिन शायद यही सही था। राघव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं पूरी तरह से सच कह रहा हूं, लेकिन आज से मेरा लक्ष्य और बड़ा हो गया है। सीमा ने उसकी ओर देखते हुए सवाल किया, यह क्या मतलब है? आज से मैं अपनी पूरी ऊर्जा साधना में लगाऊंगा। जब मेरी शक्ति पर्याप्त होगी तब मैं वापस आऊंगा और तुम्हें फिर से पाने की कोशिश करूंगा। यह विवाह अनुबंध अब भले ही अमान्य हो, पर मैं इसे अपनी नई शुरुआत मानता हूं। आज से मैं अपने तरीके से तुम्हारा पीछा करना शुरू करूंगा, राघव ने दृढ़ता से कहा। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में अडिग निश्चय साफ झलक रहा था। सीमा को यह देखकर अचरज हुआ। उसने पहले कभी ऐसा आत्मविश्वास किसी में नहीं देखा था। वह थोड़ी देर तक चुप रही, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसे ये सब नकार देना चाहिए या स्वीकार कर लेना चाहिए। राघव ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें किसी भी तरह के दबाव की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मेरी मर्जी है। तुम एक दयालु और बहादुर लड़की हो, और मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं तुम्हारे लायक नहीं बन जाता। लेकिन इससे पहले मुझे अपनी साधना पूरी करनी होगी और खुद को साबित करना होगा। मैं चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास वापस आऊं तो मेरे पास तुम्हारी रक्षा करने की ताकत हो। चाहे तुम मुझे स्वीकार करो या नहीं, मेरा लक्ष्य अडिग रहेगा। सीमा का चेहरा लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। साधना में आने के बाद उसकी जिंदगी बदल चुकी थी और वह अब तक इस तरह के निजी और दिल से जुड़े हुए शब्दों से बचती रही थी। लेकिन राघव के चेहरे पर दृढ़ता और उसकी आवाज की ईमानदारी ने सीमा को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानती थी कि राघव की बातों में गहराई थी। राघव ने मन ही मन सोचा, अभी सबसे जरूरी बात यह है कि सीमा को मुझसे कोई नापसंदगी न हो। यह मेरे लिए पहला कदम है। धीरे धीरे मैं उसके दिल को छूने की कोशिश करूंगा। अचानक एक अजीब सी आभा ने वातावरण को भर दिया। सीमा के चेहरे के भाव बदल गए। वह तुरंत राघव के सामने आ गई और अपने हाथों से उसे पीछे हटाया। पीछे रहो राघव, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। राघव समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन सीमा की गंभीरता देखकर उसने उसकी बात मान ली। वह बस देखता रहा कि सीमा ने अपने आप को मुकाबले के लिए तैयार कर लिया। कुछ ही पलों में एक विशाल ततैया प्रकट हुई। उसका शरीर लगभग 15 मीटर लंबा था और उस पर गहरी चमकदार धारियां थीं। राघव का दिल दहशत से भर गया। यह ब्लड रेज ततैया है, राघव बुदबुदाया। यह एक खतरनाक जादुई प्राणी था, जिसे चुनौती देना तो दूर, उसकी मौजूदगी भी डराने के लिए काफी थी। सीमा ने उसे शांत रहने का संकेत दिया। उसने ततैया का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। राघव ने उसकी पीठ की ओर देखा और सोचा, आज तुम मेरी रक्षा कर रही हो, लेकिन मैं कसम खाता हूं, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं हमेशा तुम्हारे आगे खड़ा रहूंगा।
वह विशालकाय ब्लडरेज ततैया जमीन पर उतरी और उसकी भयानक गर्जना चारों तरफ गूंज उठी। अचानक उसकी पीठ से एक युवक नीचे कूद पड़ा। युवक लगभग 20 साल का लग रहा था। उसकी लंबी कदकाठी और तीखे नैन नक्श उसे प्रभावशाली बना रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में छुपा अहंकार उसकी छवि को धुंधला कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर सीमा पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक अजीब चमक आ गई। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, जूनियर प्रशिक्षु बहन, गुरुजी बहुत नाराज हैं कि तुम इतने समय से वापस नहीं लौटी। उन्होंने मुझे तुम्हें वापस लाने के लिए भेजा है। सीमा ने उसकी बात का जवाब देने से पहले ही राघव की ओर देखा। युवक की नजर जैसे ही राघव पर पड़ी, उसकी भौहें तन गईं। उसकी आंखों में एक क्षणिक ठंडक आई, लेकिन उसने उसे जल्दी ही छुपा लिया। यह कौन है? कहीं यह वही? उसने सवाल किया, लेकिन अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सीमा ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस इस युवा व्यक्ति से कुछ सवाल पूछ रही थी। उसकी आवाज में एक हल्की घबराहट थी, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखने की कोशिश की। सीमा ने राघव की ओर देखते हुए कहा, युवा गुरु, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। उसकी आंखों में कई भाव थे, आभार, उदासी और शायद एक अधूरी कहानी। लेकिन इससे पहले कि राघव उन्हें समझ पाता, सीमा ने तेजी से अपने घोड़े पर चढ़कर वहां से प्रस्थान कर लिया। उस युवक ने राघव की ओर एक सख्त नजर डाली। उसने अपने हाथ से इशारा किया और एक पारदर्शी तीर हवा में प्रकट हुआ, सीधा राघव की ओर। राघव अभी भी सीमा के बारे में सोच रहा था। उसे इस अप्रत्याशित हमले की उम्मीद नहीं थी। वह खुद को बचाने में असमर्थ था। वह तीर आत्मिक शक्ति से भरा हुआ था। यदि यह तीर साधारण इंसान को लग जाता तो उसकी आत्मा इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती कि वह पूरी तरह टूट जाता। राघव ने जल्दबाजी में अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे पता था कि यह पर्याप्त नहीं होगा। उसने कभी आत्मिक कला का अभ्यास नहीं किया था। तभी एक और तीर हवा में प्रकट हुआ और पहले तीर को बीच में रोक दिया। एक तेज विस्फोट हुआ, जिससे राघव कुछ फीट पीछे जा गिरा। वरिष्ठ प्रशिक्षु कुणाल, गुरुजी यह जानकर बहुत नाराज होंगे कि तुमने एक साधारण इंसान पर हमला किया। एक महिला की आवाज ने हवा को चीर दिया। राघव ने ऊपर देखा। एक महिला उनके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में सख्ती थी, लेकिन वह शांत लग रही थी। कुणाल का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, जूनियर प्रशिक्षु बहन, तुम गलत समझ रही हो। मैं बस उसे परख रहा था। भला मैं इसे चोट पहुंचाने की सोच भी कैसे सकता हूं? राघव का चेहरा सख्त हो गया। उसे पता था कि कुणाल का इरादा उसे अपंग बनाने का था, लेकिन इससे ज्यादा उसे कुणाल की सीमा को दी गई नजरों पर गुस्सा आ रहा था। महिला ने राघव की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, युवा गुरु, यह पवन आत्मा मंडप का एक आंतरिक शिष्य है। इसकी साधना बहुत ऊंची है। तुम्हें भी अपने आप को मजबूत बनाना होगा। फिर उसने कुणाल की ओर इशारा किया और कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु कुणाल, चलो, गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे। कुणाल ने राघव की ओर देखा, एक हल्की हंसी के साथ। फिर वह ब्लडरेज ततैया पर चढ़ गया और महिला के साथ वहां से चला गया। राघव ने कुणाल को जाते हुए देखा और मन ही मन कसम खाई, यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन इसे इसका हिसाब चुकाना होगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उसने गहरी सांस ली। उसके मन में एक बात स्पष्ट थी, चाहे जो भी हो, आज का दिन उसकी जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। सीमा भले ही चली गई थी, लेकिन जाते समय उसने विवाह अनुबंध को अपने साथ रखा था। उसने इसे फाड़ा नहीं। यह छोटी सी बात राघव के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन गई थी, लेकिन साथ ही राघव को यह एहसास भी हुआ कि उसे अब बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। सीमा जैसी अद्वितीय और आकर्षक महिला का सामना कितने लोग कर सकते हैं? और फिर उस घटिया कुणाल का तो सवाल ही कुछ और था। उसकी उम्मीदें किसी भी पल धराशायी हो सकती थीं। अगर वह कुणाल से पीछा छुड़ा भी लेता तो और भी ऐसे लोग आ जाते जो उसकी राह में रुकावट बनते। फिर भी उसे किसी भी हालत में अपनी साधना को बढ़ाना था। हालांकि उसने कीमियागर गिल्ड का प्रतीक प्राप्त कर लिया था, लेकिन यह एक तटस्थ शक्ति थी जो किसी भी संघर्ष में भाग नहीं लेती थी। अब उसे अपनी पूरी ताकत पर निर्भर रहना था। कुछ सालों से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे शक था कि शायद कोई उसकी माँ
और उसका इस्तेमाल करके उसके पिता को नियंत्रित कर रहा था। हाल ही में उसके पिता ने कई बार शाही परिवार के सम्मान का जवाब देने से मना कर दिया था। यह शायद इस वजह से था कि उन्हें पहले से ही किसी प्रकार का खतरा महसूस हो रहा था। जितना ज्यादा समय यह मामला खींचेगा, माँ बेटे का महत्व उतना ही घटेगा और वे उतने ही अधिक खतरे में होंगे। घर वापस लौटकर राघव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आदेश दिया कि कोई भी उसे परेशान न करे। फिर उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से चिकित्सा सामग्री निकाली। कुछ समय पहले जब वह कीमियाघर संघ में था, संजय ने उसे एक तांबे और सोने की कढ़ाई दी थी जो उसकी बहुत मददगार साबित हो सकती थी। कीमियाघर के लिए कढ़ाई एक बेहद आवश्यक उपकरण होती है जिसमें बहुत सारी तकनीकी और रहस्यमयी शक्तियां समाहित होती हैं। राघव की पुरानी कढ़ाई पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। यह न केवल ज्यादा गर्मी खो देती थी, बल्कि इससे बनी गोलियां भी गुणवत्ता में कमजोर होती थीं। इसके अलावा कढ़ाई के बारे में सबसे बड़ा फर्क यह था कि पुरानी कढ़ाई स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को ठीक से सील नहीं कर सकती थी, इसलिए वह ऊर्जा बाहर निकल जाती और अशुद्धियां अंदर चली जाती, जिससे कोई अच्छी दवाएं बन पाना असंभव था। कढ़ाई बनाने के लिए एक कुशल कारीगर की जरूरत होती है, लेकिन राघव की पुरानी कढ़ाई एक साधारण कारीगर द्वारा बनाई गई थी। हालांकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक अच्छे कढ़ाई की कीमत लाखों सोने के सिक्कों के बराबर हो सकती थी, जो राघव के लिए वहन करना संभव नहीं था। संजय द्वारा दी गई कढ़ाई एक उच्च गुणवत्ता की औषधीय कढ़ाई थी, जो सिर्फ प्रशिक्षु और अनुभवी साधकों के लिए उपयुक्त थी। अब इस नई कढ़ाई के साथ राघव के पास अंततः उचित साधन थे। मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो भविष्य में जो मेरी पत्नी बनेगी वह भी मुझे छोड़ सकती है, राघव ने मन में ठान लिया। एक धीमी सी आवाज के साथ गोली की भट्टी थोड़ी देर के लिए हिली, फिर शांति छा गई। 9 मोटी मोटी औषधीय गोलियां चुपचाप अंदर पड़ी थीं। उनमें से एक घनी ताजी औषधीय खुशबू आ रही थी। राघव की आंखों में संतुष्टि की झलक थी और उसने मुस्कुराते हुए एक गोली निकाली। वह पूरी तरह से चिकनी और गोल थी, हल्की सी चमक के साथ, और उस पर हल्की रेखाओं की परत भी थी। हालांकि गोली की रेखाएं थोड़ी धुंधली हैं और इसका रंग पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि गोली ने कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी है। फिर भी यह अब भी मध्यम श्रेणी की गोली के स्तर पर है, राघव ने खुद से कहा। यह उसकी पहली कोशिश थी जब उसने मध्यम श्रेणी की औषधीय गोलियां बनाई थीं। गोली की गुणवत्ता गोली भट्टी, लौ और आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करती है। इनमें से किसी में भी कमी नहीं हो सकती थी। राघव की आध्यात्मिक शक्ति तो निश्चित रूप से अच्छी थी, लेकिन गोली भट्टी बहुत कमजोर थी और गोली की लौ वह और भी खराब थी। इस स्थिति में एक औसत स्तर की गोली भट्टी और सबसे खराब गोली लौ का इस्तेमाल करके एक अच्छी गोली बनाना, यह कोई साधारण बात नहीं थी। शायद यही कारण था कि राघव, जो एक गोली भगवान की आत्मा से जुड़ा हुआ था, ही ऐसा कर सकता था। थोड़े समय में राघव ने गोलियों के 20 बैच तैयार कर दिए थे, जिनसे 100 से अधिक निम्न श्रेणी की समृद्ध गोलियां बन चुकी थीं, जो अब चुपचाप उसकी स्थानिक अंगूठी में पड़ी थीं। राघव ने एकटक सुनने की कोशिश की कि उसके एकांत में क्या हो रहा था। कैलाश अब मारा जा चुका था तो कोई खतरा नहीं था। शाही राजधानी ने उसे मारने वाले को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया था, लेकिन उसकी जांच में तात्कालिकता जल्दी खत्म हो गई। राघव ने व्यंग्य करते हुए सोचा, चाहे वह सिर्फ दिखावा कर रहे हों, कम से कम यह तो करना चाहिए था। क्या उन्हें लगता है कि मैं कोई मूर्ख हूं? एक महान उत्तराधिकारी को यूं ही मार डाला गया। इस मामले को ऐसे ही खत्म करना सच में पागलपन की हद तक साहसिक था। हालांकि राघव को यह सब समझ में आ गया था, फिर भी उसने अभी तक किसी तरह की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसे अभी एक निश्चित ताकत चाहिए थी और बिना उसे हासिल किए वह खुद को खतरे में नहीं डाल सकता था। उसके पिता इस समय सीमा पर तैनात थे और उन्हें इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ क्या चल रहा था। शाही राजधानी के नियमों के अनुसार बाहर तैनात जनरलों को उनके परिवारों को राजधानी से बाहर भेजने की अनुमति नहीं थी, ताकि वे सिर्फ आदेशों का पालन करने में ही व्यस्त रहें। राघव को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस समय उसके पिता के साथ क्या हो रहा है।
उसे सिर्फ इतना पता था जो उसने अब तक अनुमान लगाया था कि उसके पिता कभी भी वापस नहीं आएंगे। उनकी कुलीन संपत्ति हमेशा व्यस्त रहती थी, लेकिन जैसे जैसे राघव बड़ा हुआ और उसके पिता सीमा पर लड़े, उतने ही लोग मिलना कम हो गए। अब तो नए साल का जश्न भी उनके घर में बिना किसी मित्र के मनाया जाता था। कुछ सालों से शर्मा परिवार की स्थिति लगातार गिर रही थी और शाही राजधानी में उनकी स्थिति भी कमजोर होती जा रही थी। राघव के साथ ही कुलीन उत्तराधिकारियों ने भी उसे अपने निशाने पर ले लिया था, लेकिन सीमा दमन मार्क्विस से अब तक एक छोटी सी भी खबर नहीं आई। राघव अपने पिता के प्रति थोड़ी नाराजगी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन जब भी वह इस बारे में अपनी मां से बात करता तो वह उसे कड़ी फटकार लगाती। कुछ दिन पहले जब राघव ने जागने के बाद स्थिति का जायजा लिया तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पहले वह इस मामले को बहुत ही सरलता से देखता था। वह सोचता था कि पिता द्वारा बार बार बुलावे का इनकार उनके व्यक्तिगत कारणों की वजह से है, सिर्फ बर्बर जनजातियों से लड़ाई की वजह से नहीं। अगर उन्होंने 1 या 2 बार मना किया होता तो बात अलग थी, लेकिन जब से वह कई बार बुलावे का जवाब देने से मना कर चुके थे, शाही राजधानी के रईसों का असंतोष बढ़ने लगा था। कुछ लोग तो गुपचुप तरीके से अफवाहें फैलाने लगे थे कि विक्रम विद्रोह की योजना बना रहे हैं, लेकिन इन अफवाहों के बावजूद विक्रम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 3 साल पहले शाही परिवार ने उन्हें कोई भी सम्मन भेजना बंद कर दिया था। इसके बाद से शर्मा परिवार की स्थिति और भी बिगड़ने लगी। सबसे पहले उनका वजीफा काट दिया गया, जिससे आय बंद हो गई और वे जल्दी ही गरीबी में चले गए। फिर कुलीन उत्तराधिकारियों ने भी राघव को धमकाना शुरू कर दिया। इसके अलावा पिछली बार जब राघव को पीटा गया था तो उस बूढ़े ठग ने शर्मा परिवार से काफी पैसा ठग लिया था। इसने राघव को पूरी तरह से यकीन दिला दिया कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कोई न कोई उसे और उसकी मां को हताश करने की कोशिश कर रहा था। यह निश्चित रूप से विक्रम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की एक चाल थी, लेकिन इसके पीछे की असली साजिश क्या थी, राघव को इसका कोई अंदाजा नहीं था। फिर भी वह इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त था कि कम से कम एक व्यक्ति तो था जो उसके पिता के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, और वह व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली था। मैं अभी उससे निपट नहीं सकता। एक भूखा भेड़िया आखिरकार अपने नुकीले दांत दिखाएगा। अब मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी, राघव ने खुद से कहा। संध्या को कुछ साधारण निर्देश देने के बाद राघव ने अपने एकांतवास की शुरुआत की। समृद्ध सितारे का भ्रूण पहले ही संघनित हो चुका था और अब आगे जो करना था वह सरल था। उसे निरंतर औषधीय ऊर्जा से पोषित करना था। राघव के पैर के तलवे पर स्थित समृद्ध सितारा लगातार समृद्ध गोलियों की औषधीय ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और तेजी से बड़ा हो रहा था। राघव द्वारा गोलियों का सेवन करते हुए समृद्ध सितारा 7 दिनों में कई गुना बड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे राघव के पैर के तलवे पर एक पूरी तरह से नई जगह बन रही हो। जब यह आकार में शर्मान फल जितना बड़ा हो गया, तब उसकी वृद्धि रुक गई। औषधीय ऊर्जा के निरंतर अवशोषण से समृद्ध सितारे पर अनगिनत धुंधली रेखाएं दिखने लगीं। ये रेखाएं धीरे धीरे घूमने लगीं। धमाका! जब अंतिम मध्यम श्रेणी की समृद्ध गोली को अवशोषित किया गया तो समृद्ध सितारा अचानक कांप उठा और बाहरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को बेतहाशा अवशोषित करना शुरू कर दिया। हाँ, आखिरकार मैं सफल हो गया। राघव ने जोर से दहाड़ते हुए महसूस किया कि उसका शरीर ऊर्जा से भर गया है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असुरा सूत्रा बॉडी आर्ट के मुताबिक हर सितारे को पूर्ण बनने के लिए 9 रूपांतरणों की आवश्यकता होती है। मेरा समृद्ध सितारा अभी केवल एक प्रारंभिक पूर्ण रूप में पहुंचा है, तो अगर मैं इसे बाहरी दुनिया की खेती के संदर्भ में देखूं तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा के संघनन के पहले स्वर्ग चरण तक भी नहीं पहुंचा है। हवा में 3 घूंसे मारते हुए उसकी ताकत ने हवा को गूंजायमान कर दिया। उसके कानों के पर्दे तक हिलने लगे और दीवार बुरी तरह से हिलने लगी, मानो वह गिरने वाली हो। वह बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किए और केवल अपने भौतिक शरीर की शक्ति पर निर्भर रहते हुए इतनी ताकत को मुक्त करने में सक्षम था। राघव खुशी से उन्मत्त हो उठा।
हालांकि इसमें कुछ खामियां थीं, खासकर प्रशिक्षण की धीमी गति, लेकिन असुरा सूत्रा बॉडी आर्ट की ताकत अद्वितीय थी। यह तो बस पहले ही स्वर्ग मंच पर था और अभी वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने एक पत्थर की चक्की को अपनी मुट्ठी से कुचल डाला था। हे, अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मुझे अपनी मंगेतर को जल्द ही वापस मिल जाएगा, राघव हंसते हुए बोला और सीमा के चेहरे के बारे में सोचते हुए उसके मन में एक जलती हुई इच्छा जाग उठी। अगली बार जब मैं उस घटिया कुणाल को देखूंगा तो उसे इतनी बुरी तरह पीटूंगा कि उसे ऊपर नीचे का पता भी नहीं चलेगा। तभी अचानक राघव ने अपना सिर ताली बजाई। एकांतवास में इतना ध्यान केंद्रित करने के बाद वह भूल गया था कि आज इंपीरियल कॉलेज जाने का दिन था। दिन की रोशनी फैलते देख उसने जल्दी से नए कपड़े पहने और इंपीरियल कॉलेज की ओर दौड़ पड़ा। पूरे रास्ते भर उसकी मुस्कान न चेहरे से हटी। उसे खुशी हुई यह जानकर कि उसका समृद्ध सितारा अब आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा भंडार जमा करने में सक्षम था। भविष्य में जब वह गोलियों को परिष्कृत करेगा तो उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के अपर्याप्त होने की चिंता नहीं होगी। पिछली बार जब उसने कैलाश से लड़ा था तो राघव ने बुल की आत्मा का इस्तेमाल किया था और उसे यह बेहद शक्तिशाली महसूस हुआ था। उसने कैलाश को एक ही वार में हराया था, लेकिन उस एक वार ने उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म कर दी थी। अब उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। समृद्ध सितारे में जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा जमा हुई थी उसे देखकर राघव ने अनुमान लगाया कि उसके पास अब इतनी ऊर्जा है कि वह दर्जनों बार बुल की आत्मा का उपयोग कर सकेगा। यही अंतर था भ्रूण रूप और प्रारंभिक समृद्ध सितारे में। सबसे बड़ी बात यह थी कि साधना के आधार में वृद्धि के साथ साथ उसकी शारीरिक शक्ति भी तेजी से बढ़ी थी। हालांकि उसने इसका परीक्षण नहीं किया था, लेकिन यह निश्चित था कि अब वह अपने दुश्मनों को डराने के लिए काफी शक्तिशाली था। खुद से उत्साहित होते हुए वह इंपीरियल कॉलेज पहुंच गया। जैसे ही वह साहित्य हॉल में दाखिल हुआ, हॉल में पहले जो शोर था वह एकदम शांत हो गया। कैलाश की मृत्यु ऐसी घटना थी जिसे बहुत से लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। सभी कुलीन उत्तराधिकारी जिन्होंने राघव का मजाक उड़ाया था अब डर के साए में थे। हाँ, राघव, रघु और बाकी लोग खुशी से हंसते हुए उसके पास आ गए। राघव, आप दिन ब दिन और खूबसूरत होते जा रहे हैं। राघव, कृपया बैठिए। राघव, थोड़ा चाय पी लो। राघव, मैं तुम्हारी पीठ की मालिश कर देता हूं। राघव ने हंसते हुए डांटा, इस सब बकवास की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे सको तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। राघव को बैठने के लिए एक कोना मिल गया। रघु पहले से ही खाने पीने की चीजें लेकर आ चुका था और बाकी सब लोग पूरी तरह से राघव के आसपास ही थे। राघव इस समय वास्तव में भूखा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने सिर्फ गोलियां ही खाई थीं और अब वह उनसे ऊब चुका था। उसने जल्दी से पानी पी लिया। कुछ देर खाने के बाद कुणाल भी आ गया और उसे देखकर हाथ हिलाया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, राघव ने उसे एक जेड की बोतल थमा दी। यह लो, कुछ समय में तुम हमारी पीढ़ी के पहले रक्त संघनन साधक बन जाओगे। राघव की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन रघु और अन्य लोगों ने उसे साफ साफ सुना। वे हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुणाल भी चौंक गया और जल्दी से जेड की बोतल खोली। जैसे ही बोतल खोली, एक बहुत ही घनी गोली की खुशबू फैल गई। अंदर एक गोल औषधीय गोली नजर आई। ये क्या है? राघव मुस्कुराया और उदासीनता से बोला, संक्षेपण गोली। दूसरों को शायद यह न पता हो कि संक्षेपण गोली क्या होती है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन के 8वें स्वर्ग स्तर तक पहुंच चुके कुणाल को यह अच्छे से पता था। 9वें स्वर्ग स्तर पर कंडेंसेशन गोली एक ऐसा खजाना होती है जिसे हर साधक पाने का सपना देखता है। इस गोली में इतनी ऊर्जा होती है कि जो भी साधक आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन के शिखर पर होगा, वह इसे खाकर रक्त संघनन के दायरे में जल्दी प्रवेश कर सकता है। संघनन गोलियां आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन साधकों के लिए अत्यंत मूल्यवान होती है, लेकिन इनका बाद के चरण के साधकों के लिए कोई खास उपयोग नहीं होता। इसे परिष्कृत करना बहुत कठिन होता है। असफलता की दर भी बहुत अधिक होती है, खासकर जब गोली के संघनन बिंदु की बात होती है। अधिकांश कीमियागर इसके परिष्करण में विफल रहते हैं। एक साधारण कंडेंसेशन गोली की कीमत
10 लाख स्वर्ण सिक्कों से अधिक होती है और बाजार में ऐसी गोलियां आसानी से नहीं मिलती। 1 मिलियन सोना तो कुणाल के लिए कल्पना से बाहर था। राघव, इसकी चिंता मत करो। चूंकि मैंने तुम्हें यह दी है तो इसे ले लो। जो तुम्हारा है उसे लेने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, इसलिए अब मेरे प्रति भावुक मत हो जाओ, राघव ने हाथ झटकते हुए कहा। कुणाल ने सिर झुकाया और इस समय कुछ भी कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। अपनी गहरी भावनाओं को दबाते हुए उसने कहा, ठीक है, जब मैं आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन के 9वें स्वर्ग स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो इसे खा लूंगा। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम इसके ऊपर की रेखाएं नहीं देख सकते? घर पहुंचते ही तुम इसे ले सकते हो। तुम जल्दी ही रक्त संघनन क्षेत्र में पहुंच जाओगे। तभी कुणाल ने देखा कि औषधीय गोली पर हल्की धारियां थीं। वह चौंकते हुए बोला, यह तो एक मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली है। इसका मतलब था कि इसका मूल्य कई गुना बढ़ गया था। जल्दी करो, इसे ले लो। हम भाई बहनों के बीच कोई भी फालतू बातें नहीं होनी चाहिए, राघव ने कहा। कुणाल की आंखें लाल हो गईं जब उसने औषधीय गोली ली। गोलियों की तुलना में राघव की दोस्ती ने उसे कहीं ज्यादा प्रभावित किया। राघव, राघव, रघु और बाकी लोग शायद नहीं जानते थे कि संक्षेपण गोली क्या होती है, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि औषधीय गोलियां किसी खजाने से कम नहीं होती। अब वे भूखे भेड़ों की तरह राघव को घूर रहे थे। उनकी तीव्र चीखों से राघव के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन लोगों का साधना में न सफल होने का असली कारण यह था कि उनकी आत्मा की जड़ें बहुत कमजोर थीं। यही वजह थी कि वे ची को महसूस नहीं कर पा रहे थे। दूसरों के पास शायद इसका हल नहीं था, लेकिन राघव कौन था? उसके पास वैद्यराज के अनुभवों का खजाना था। अगर वह इतनी साधारण सी चीज भी नहीं संभाल सकता था तो उसे वैद्यराज कैसे कहा जा सकता था? हर व्यक्ति 1 बोतल ले लो, दिन में 3 बूंदें लेना, तीखा खाना, शराब और शारीरिक संबंध से बचना। 7 दिनों में असर दिखने लगेगा और आधे महीने के भीतर तुम्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होने लगेगा। तुम कितनी मेहनत करते हो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम कंडेंसेशन में कितना जल्दी प्रवेश करते हो। राघव ने उनमें से प्रत्येक को 1 बोतल औषधीय तरल दी, जिसे उसने खुद बनाया था। यह औषधीय तरल इतना मूल्यवान नहीं था, लेकिन इसके असर से इन लोगों की आत्मा की जड़ें थोड़ी मजबूत हो सकती थीं। राघव कोई देवता नहीं था। इसने अपना असर छोड़ने की एक सीमा रखी थी। उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन में प्रवेश करना कोई कठिनाई नहीं थी, और यदि वे बदकिस्मत नहीं हुए तो वे रक्त संघनन क्षेत्र में भी प्रवेश करने में सक्षम हो सकते थे। हालांकि भविष्य में उससे आगे की उन्नति असंभव थी, लेकिन रघु और बाकी लोगों के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। वे सभी बोतलों को घूर रहे थे जैसे अभी 1 बूंद पीने के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। राघव, अगर यह सच में हमें साधना करने की अनुमति देता है तो क्या यह तुम्हारे लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा? रघु ने चिंता जताते हुए कहा। वह मोटा हो सकता था, लेकिन उसका दिमाग तेज था। वह पहले ही समझ गया था कि क्या हो सकता है। अगर राघव सच में उन लोगों की मदद करता है जिन्हें पहले कचरा माना जाता था, तो यह राघव के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता था। अगर कोई बेईमान व्यक्ति यह जान जाता तो यह परेशानी का कारण बन सकता था। रघु ने यह पूछने का इरादा किया था कि क्या उन्हें इस बारे में राघव की मदद से इसे छिपाना चाहिए, लेकिन राघव ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, ये सारी गोलियां ग्रैंड मास्टर संजय द्वारा बनाई गई थीं। अगर कोई इनसे परेशान है तो वे ग्रैंड मास्टर संजय से संपर्क कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर संजय? वे सभी चौंक गए और पूछने ही वाले थे कि क्या वह मजाक कर रहा था। तभी अचानक उनके पीछे से कदमों की आवाज आई। उन्होंने सिर घुमाकर देखा तो उनमें से कई घबरा गए।